यशवंत करना वर्मा के केस में जो सरकार की मंशा है वो तो साफ जाहिर है। विस्तार से मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात से साफ जाहिर है कि जिस जज के खिलाफ कोई अभी मोशन नहीं फाइल हुआ फॉर इम्पीचमेंट, उसके संदर्भ में एक रिजिजू कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है इन हाउस इंक्वायरी की वो रखूंगा और प्रयास करूंगा कि उसी के आधार पे जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाए। और जहां जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, जहां इम्पीचमेंट पेंडिंग है, जहां जिस 6 महीने में दस्तखत नहीं हुए, जहां जो उन्होंने कहा था वो इतना कम्युनल था कि सबको मालूम है, उसके बारे में रिजिजू जी कुछ नहीं कहते। तो जहां तथ्य हैं वहां तो उसकी रक्षा करेंगे उस जज की, और जहां तथ्य है ही नहीं उसके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। और मंशा इनकी एक ही है कि किसी तरीके से जजों की नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करें और नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये इनकी मंशा है। अब आते हैं कि तथ्य है क्या, विस्तार से आपको बताऊंगा। 14 मार्च को एक धमाका सा हुआ। वर्मा साहब की बेटी और जो हाउस के मैनेज करते थे वहां जब पहुंचे तो दरवाज़ा खोला तो आग भड़क पड़ी, और जब आग भड़क पड़ी तो निश्चित रूप से वो वापस आ गए। उस समय ना तो सीआरपीएफ ने कुछ किया, ना कोई हाउस स्टाफ ने कुछ किया, इन्होंने खुद फायर स्टेशन को टेलीफोन किया। ये बातें अभी जनता तक नहीं पहुंची, खुद टेलीफोन किया और फायर सर्विसेज के लोग पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था साहब आप तो दूरी में रहिए क्योंकि आग भड़क रही है। तो उनकी जो बेटी थी वो दूरी पे थी, 20-30 मीटर दूरी पे, तो उनको नहीं मालूम था कि अंदर है क्या नहीं है। और ये वाकया लगभग 11:30 बजे 14 मार्च को हुआ रात को। फिर आप जानते हो कि फायर स्टेशन के जो सर्विस वाले लोग थे उन्होंने आग बुझाई और वहां से वो चले गए। इस बीच में दिल्ली पुलिस आ गई, और जब दिल्ली पुलिस आ गई और उन्होंने कुछ नहीं किया और दिल्ली पुलिस वहां से चली गई। और इस बीच ना फायर स्टेशन वालों ने, ना दिल्ली पुलिस वालों ने, ना सीआरपीएफ वालों ने फैमिली को बताया कि यहां कैश मिला है। फैमिली को मालूम ही नहीं था कि यहां कैश मिला, किसी ने बताया नहीं। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसकी ये बात करते हैं, उसमें ये नहीं साबित हुआ कि किसी ने बताया, किसी ने कहा भी नहीं कि हमने फैमिली को बताया। तो फैमिली तो बताया नहीं। वो बेचारी लड़की फोन कर रही है अपने पिता को जो मध्य प्रदेश में थे, और ऐसी जगह पे थे जहां फोन की फैसिलिटी भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल के साथ रात को 1 बजे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर उन्होंने अपने जो वहां था, जो उनका रहता है घर में, उनसे भी बात की और 230 सेकंड के बात हुई। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि देखो 230 सेकंड में बात हुई। 203 सेकंड कितना होता है? 4 मिनट से कम। तो 230 सेकंड तो अब यही बताएगा ना भाई ऐसा ऐसा हुआ, फायर स्टेशन आया, ये हुआ वो हुआ, और तो कुछ नहीं होगा ना। मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि 15 करोड़ मिले। इनको कैसे मालूम कि 15 करोड़ मिले? किसने गिने?
मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि यहां चार सैक्स, 4 बोरे थे। किसने कहा है 4 बोरे थे? कमेटी ने कहा है। कमेटी ने कहा है कि 15 करोड़ मिले। एक नोट की जरूरत थी, एक नोट बरामद हो जाता, उसका सीरियल नंबर पता चल जाता, तो पता चल जाता कि किस बैंक से है वो नोट। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? किसका बचाव कर रही थी? क्यों वहां से चली गई? एफआईआर क्यों नहीं किया? सब जानते हैं कि एफआईआर इंसिडेंट पे होता है, कि वाकई हो जाए तो एफआईआर हो जाता है। और जो फायर सर्विसेज के लोग ने, उन्होंने भी अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो ना तो पैसा वहां बरामद है, ना कितना है वो बरामद है, ना कमेटी ने इस बारे में कुछ कहा है। कोई कमेटी की कंक्लूजन नहीं है। तो किस आधार पे आप कहने जा रहे हो कि ये जज का पैसा? ये तो कमेटी भी नहीं कहती। कमेटी ने भी यही नहीं कहा कि जज का पैसा है। कमेटी ने यही कहा है कि जज के घर पे, आउट हाउस पे ये पैसा मिला। मेन घर है वहां, बाउंड्री वॉल के उस तरफ आउट हाउस है। और कमेटी ये भी कहती है कि उस आउट हाउस की चाबियां अक्सर लोगों के पास होती थी और इनकी कोई कंट्रोल नहीं था उन चाबियों के प्रति। इनकी सहमति नहीं लेनी पड़ती थी, कोई भी खोल सकता था। और इस बात को आप गौर कीजिए कि वहां एक लिकर की अलमीरा थी, उस पर ताला लगा हुआ था। तो लिकर के अलमीरा था तो ताला था, लेकिन खुलेआम खुला था, खुला कैश खुला था। ये कोई मजाक हो रहा है? एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आप ऐसा ऐसा प्रचार कर रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया प्रचार कर रहा है जिसका कोई तथ्य नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि कराची पोर्ट कैप्चर हो गया, लाहौर कैप्चर हो गया, वो बंकर में जाट के बैठ गया, कू हो गया। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था ना। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसा ही कहेगा, क्योंकि कोई एजेंडा है तो एजेंडा को साबित करना है। तो 15 तारीख को जज साहब वापस लौटे और अपनी माता के पास गए, क्योंकि नेचुरली सभी घबराए हुए थे। उनको भी नहीं मालूम कि यहां कोई कैश मिला, किसी ने बताया तक नहीं। ना बेटी को मालूम, ना घर में किसी परिवार के लोगों को मालूम, कुछ किसी को नहीं मालूम। तो 15 तारीख को अगले, जब हाईकोर्ट के जज की जो पीएस आया, उनके साथ फिर वो गए वहां, तो वहां कोई कैश नहीं था। उसके बाद 16 को कुछ नहीं हुआ। 17 को चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने जज साहब को बुलाया और उनको वो टेप दिखाया। तो जज साहब हैरान थे, ये कैसे हुआ है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 21 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने वो टेप उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, उस समय कोई इंक्वायरी तो नहीं थी, कोई इन हाउस प्रोसीजर भी नहीं था। और साथ में टेप डिस्प्ले करने के बाद उन्होंने इनका तबादला कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इनको इलाहाबाद। उस समय ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई प्रोसीजर शुरू हुआ, मतलब कि इनको पहले ही कन्विक्ट कर दिया बिना कोई इंक्वायरी के। अब चीफ जस्टिस से ऐसा टेप रिलीज हो जाए तो जनता क्या समझेगी। उसके बाद 23 तारीख को एक मीडिया, 23 तारीख को मैंने सुना है संडे था, एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के रिपोर्टर जाते हैं सड़क पे 9 दिन के बाद और कहते हैं देखिए हमें ये नोट मिला है। अब हम चाहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, जो नोट आपको मिला है ना, वो आपकी आपने उसकी हिफाजत की होगी, ज़रूर अपने पास रखिएगा। और अगर वहाँ सीरियल नंबर मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया।
और अगर आपने नहीं किया तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। फिर 27 तारीख को इन हाउस प्रोसीजर शुरू हुआ। इन हाउस प्रोसीजर के बाद 25 तारीख को इन हाउस प्रोसीजर शुरू हुआ। 27 अप्रैल को रिपोर्ट लिखनी शुरू हो गई। और ताज्जुब की बात यह है कि उस इन हाउस इंक्वायरी ने यह नहीं पता किया कि दिल्ली पुलिस वहां से क्यों चली गई। दिल्ली पुलिस ने क्यों एफआईआर नहीं किया? क्या किसी ने परिवार के लोगों को इन्फॉर्म किया, बताया कि यहां कैश है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं। और मालूम इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहती है? कि ये तो हमारा रिमिट ही नहीं था, ये तो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। हमारी तो जिम्मेदारी इतनी थी कि कैश वहां मिला है कि नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी थी? इंक्वायरी काहे के लिए आप कर रहे थे? ये पता लगाने के लिए ना कि किसने पैसा वहां रखा है। यही है ना इंक्वायरी का मतलब। उसको तो आपने इंक्वायरी नहीं किया, ना फायर स्टेशन से पूछा। उस आउट हाउस में एक पंखा था और एक ट्यूबलाइट थी, और पंखे और ट्यूबलाइट के शॉर्ट सर्किट से इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता। किसी ने पता किया? किसी ने जांच की? 27 अप्रैल को रिपोर्ट लिखनी शुरू हो गई। इनको नोटिस गया जज साहब को, इन्होंने 30 को जवाब दिया। 30 को, 27 को पहले ही लिखनी शुरू हो गई रिपोर्ट। मेरा अनुमान यही है कि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द रिपोर्ट हम पेश करें जस्टिस संजीव खन्ना के जाने से, रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि वही मई में रिटायर हो रहे थे। तो 4 तारीख को रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी। किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा, the time anything happened, he had already retired. Facts were not in dispute. Here, everything is in dispute. How much money? Where are the notes? Are they real or not? Has one single note been taken into account? Why did the Delhi police not lodge an FIR? Why did the Delhi police not cordon off the area? Why did the Delhi police not have a panchnama? Why did the Delhi police not keep vigil? Why did they go away? We all know that an FIR is registered when an incident. It's only when you need to prosecute a particular judge that you need the approval of the Chief Justice of India. Here, there was no FIR for the incident. So why did the Delhi police not do its duty? Who was it trying to protect or not protect? I don't know. Why the fire services ensure that some notes were seized which had serial numbers, so that we could have known what the source of that note is, which bank it comes from? And everybody knows, and that's even the prima facie findings in the report, that the keys of the outhouse were with other people, not with the family. Anybody could open the outhouse. They were not under the control. And I've been a minister also. We've had outhouses. I never went there. My family never went there. This is near where those helpers live. Each of them had access. And when his daughter, at 11:30 at night, heard a blast, she immediately went there. Neither the CRPF nor anybody else helped her. She opened the door. There was a flare up of the fire. She immediately called the fire services. They came around 11:30, and she was asked to move away. So she had no idea as to what was inside. They never told her what was inside.
and they went away. They should have followed some protocols. Before they went away, they should have informed. Delhi police came. Delhi police knew. Delhi police didn't cordon off the place. They went away from there. No FIR, no seizure of anything, no panchnama, no nothing. The daughter gets in touch with the judge late at night because he's at a remote place in Madhya Pradesh. She doesn't know there is any cash has been found. And after the daughter talks to the judge, mainstream media says he talked for 230 seconds. Something very important must have happened that he talked for two. He must have talked about the cash. That's mainstream media for you. Mainstream media says 15 crores. I want to ask the mainstream, where are those 15 crores? Who has said 15 crores? Has anybody said that? Has any fire service person said that? Any police said that? How do you know? And how do you publish such a news without verification? Just as you said that Lahore has been captured, the Prime Minister is in a bunker, and Asif Munir is, there's a coup against him. Karachi port has, what is going on in this country? I mean, for this kind of news, these people should be prosecuted. They do more damage to this country than help this country in our fight against terrorism. They do more damage. And they bring down our reputation in the international media. And now they want to destroy a judge. And I can say, with the utmost of responsibility, that he is one of the finest judges that I have argued before. You ask any lawyer in the High Court, any lawyer in the Supreme Court, there is not a whiff of any wrongdoing of this judge. You ask any lawyer in Allahabad, don't rely upon us. You ask others. You know that judges know their lawyers, even those who write columns. And we lawyers also know the judges. We know against whom there are rumors. We know for a fact those against whom there cannot be rumors. And it is shocking that you are targeting a judge against whom there is no evidence, and you are protecting a judge against whom there is no evidence required because his statement is in the public domain, and there's an impeachment motion pending before the chairman, and he has been sitting on it for 6 months for verification of signatures. But Mr. Rijiju wants to bring a motion in Parliament on the first day to put this in-house inquiry report in the public domain. For what? For what? Why are you protecting Shekhar Yadav? Why is the opposition not realizing what the game plan is? Is to take away the power to appoint judges and give it to the NJAC and take it away from the Collegium. So after that, on the 14th of June, on the 15th of June, the judge comes back. He's not told about any cash, so how does he know? He goes to his mother, and the in-house committee reports that why did he not go to the site first? He doesn't know there is cash, so why should he go to the site? And immediately when the High Court, the Chief Justice of the High Court's PS comes, they go to the site and there is no cash. He doesn't know about it till on the 17th of March, when the Chief Justice calls him and shows him the tape, and he's shocked. And on the 21st of March, it is leaked to the media, and he's condemned against the rest of the world, as if he is a culprit and he has done anything wrong. And on the 21st of March, he is transferred. And the committee says, why did you not protest against the transfer? And because you did not protest, you must have known that the cash was there. What kind of logic is this? Then on 23rd, again,
some media channels find some burnt notes after 9 days in a road. I hope they have kept them because that's their responsibility. Maybe if they get the serial number, we'll get to know whose cash it is. And if Delhi police had seized one note with a serial number, we would have known. But doesn't matter. Even if you didn't, at least you should have cordoned off the place. We would have known that how much cash is there. We would try to find out. There is forensic ways of finding out. So why did you run away from there? Why did you not cordon off the place? Why did you not keep a vigil? And it's on the 21st that the in-house procedure, 5th, it was launched. And the judges started writing the report on 27th. They never inquired about the conduct of the Delhi police. They never inquired about the conduct of... So what were they inquiring about? The fire services people. What were they inquiring about? There was a tape. Nobody can deny a tape. There was a tape. We know it. I know it. You know it. Question is, if there was cash, whose it was? How did it come there? And if people are carrying 3-4 stacks of cash, some people must have carried it on their shoulder. It must have happened in front of everybody. You should have investigated that, right? And if there was 15 crores, nobody can say 15 crores can't come there just like that. The CRPF is there. There's also a back gate which has no security. Anybody could have come and placed it. There are enough enemies around. And on 27th, they start writing the report. They sent the judge a notice. He files his reply on 30th, asks for a hearing. He's not given a hearing. And the report doesn't mention his response. And says, the report also doesn't say it belongs to him. It says the fact that it was placed there must have been placed with your tacit consent. I mean, under what logic? I mean, even a deputy secretary in the government of India is allowed a procedure which is consistent with the law, namely articles of charge, inquiry, witnesses, cross-examination, then a finding. In other words, the position of a High Court judge is worse than that of a deputy secretary of the government of India. So you hold an inquiry behind his back without investigating anything, and you say that he has committed an offense. I mean, this is shocking. Obviously, they wanted to submit a report before Chief Justice Khanna retires. So it shocks my conscience. And ultimately, as it is, the judiciary is being targeted day in and day out, as it is, by high dignitaries, constitutional dignitaries of this government. And I think that the judiciary should be aware as to what the game plan is. I don't want to say anything more. All that I want to say is that the independence of this institution is at stake. Thank you. Sir, आपको conspiracy theory नजर आ रही है इस पूरे? Now, what has the inquiry got to do with this? These are two separate procedures. One is a constitutional procedure. The other is a procedure that the Supreme Court adopts to find out for itself what the prima facie case is. And he should have written the same letter to Justice Verma, which he did not. And now 6 months have passed and there is no verification of signature. It is so obvious to you. I don't have to say anything more. So one question was also raised as to how and why Justice Verma didn't push for registration of an FIR. Why would he push? If the cash didn't belong to him, if he was informed. But who said that he didn't know about the cash? I told you already. I told you the fact. Actually, sir, on 17th you said he got to know. Get to 70, he got to know, by which time everybody had run away. How did he know what the procedure was going to be? And why should it's not the responsibility. If somebody puts cash, for example, in the outhouse here, right? And the cash vanishes. So whose responsibility is? Somebody must investigate. I mean, now you are saying that he should have himself investigated. Very good. I'm not saying. No, I'm just saying that would it amount to. As far as criticism against him is concerned, this is What is it that he should have? You know criticism of the Delhi police. Because when we say that. I'm just asking you. No criticism about the Delhi police. Was it? Then please say that. The first primary responsibility is of the police. To register. Why did they not do it? Then
And why did they run away? Why did they not cordon off the place? Why did not seize the notes? Why did not the fire services people seize the notes? But that's when the Chief Justice of the Delhi High Court was directly informed by, in fact, the Delhi Police Commissioner. They could have lodged. Could They could have lodged. No problem. The judge has not said you couldn't have lodged. But you can't put the burden on him and say, therefore he is responsible for it. That's shocking. सर एक सवाल आखिरी में, क्योंकि लड़कियां जोन में जस्टिस यशवंत वर्मा का घर है, इसमें दिल्ली पुलिस जो कि सीधे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, सीआरपीएफ की सुरक्षा है, आपको लगता है कि इसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सीधे जुडिशरी की विश्वसनीयता पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश? देखिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर इस सादकाश का मैं जवाब दूंगा तो मैं वही गलती करूंगा जो कई वकील लोग कर रहे हैं आज के दिन। बिना सोचे समझे, बिना तथ्य जाने वो टिप्पणियां कर रहे हैं, वो वही राजनीतिक लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और मकसद केवल एक ही है, हाँ, और उसी पेपरों में छाप रहे हैं जिन्होंने पहली खबर छापी।